ठंड में रेतीले गुफा में जुगाड़ू गर्म मोहल्ला। एक विशाल सुनहरी रोशनी से जगमगाती हुई गुफा का दृश्य है। बाहर तूफानी हवाओं की आवाज है, लेकिन अंदर एकदम शांति और गर्माहट है। गुफा की दीवारों पर सुंदर कश्मीरी कालीन टंगे हैं। पत्थरों को तराशकर सोफे बनाए गए हैं, जिन पर मखमली गद्दे बिछे हैं। काव्य और अंकुश मिट्टी के कुल्हड़ में धुआं छोड़ती चाय पी रहे हैं। उनके चेहरे पर सुकून है। यार, मैंने स्विट्जरलैंड में इग्लू देखा था, मनाली में कॉटेज देखा था, लेकिन ये दिस इज अनरियल। बाहर -10 डिग्री है और अंदर हम बिना हीटर के टी शर्ट में बैठे हैं। इसे कहते हैं असली लग्जरी। नेचर का एसी, नेचर का हीटर। भाई ये जगह तो वायरल होने वाली है। दादी हरमिंदर, जो एक पत्थर के सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठी हैं, उनके पास नोटों की एक गड्डी है जिसे वो गिन रही हैं। आज ये लोग इसे लग्जरी कहते हैं, हिडन जेम कहते हैं, पर 2 महीने पहले यही जगह हमारे लिए जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। वो रात जब लगा था कि सूरज दोबारा नहीं उगेगा। दादी की आंखों में नमी आ जाती है। स्क्रीन धुंधली होती है और हम अतीत में जाते हैं। 2 महीने पहले गांव का एक कच्चा घर। ये एक पहाड़ी गांव का दृश्य है। बाहर भयानक बर्फीला तूफान चल रहा है। हवा के चीखने की आवाजें और लकड़ी के चटकने की आवाजें आ रही हैं। मीरा, गौतम, राजू, प्रीति और दादी एक कमजोर से कमरे में सिकुड़े हुए बैठे हैं। छत से बर्फ का पानी टपक रहा है। दीवारें कांप रही हैं। इस साल की बर्फबारी सामान्य नहीं है मीरा। पहाड़ का मिजाज बिगड़ गया है। आज खदान पर भी काम नहीं हो पाया। पत्थर इतने ठंडे थे कि छेनी ही टूट गई। राशन भी खत्म होने को है गौतम, और ये छत देखो कैसे झुक रही है। अगर और बर्फ गिरी तो ये बल्लियां वजन नहीं सह पाएंगी। हे वाहिगुरु, गरीबों की छत ही सबसे पहले क्यों टपकती है। राजाओं के महलों पर तो बर्फ भी रुई की तरह गिरती है, और हम गरीबों पर पत्थर बनकर। भैया बाहर देखो, सफेद आंधी चल रही है। सामने वाले करतार का छप्पर उड़ गया अभी अभी। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। घर की मुख्य छत की एक लकड़ी टूट जाती है। मलबा और बर्फ का एक बड़ा ढेर कमरे के बीच में गिरता है। बचाओ बच्चे, राजू बच्चों को पकड़ो। भागो, सब बाहर निकलो। ये घर अब 1 मिनट नहीं टिकेगा। दीवारें धंस रही हैं। लेकिन बाहर जाएंगे कहाँ? बाहर तो मौत बरस रही है। अंदर रहे तो दबकर मरेंगे। बाहर शायद लड़ने का मौका मिले। चलो। अफरा तफरी मच जाती है। वे किसी तरह जरूरी सामान, कुछ कंबल, एक लालटेन उठाकर बाहर भागते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, पीछे उनका पुश्तैनी घर भरभरा कर गिर जाता है। बर्फीला पहाड़। रात समय पूरा परिवार घुटनों तक बर्फ में धंसा हुआ है। हवा इतनी तेज है कि एक दूसरे की आवाज सुनना मुश्किल है। मेरा घर, मेरी गृहस्थी सब मलबे में मिल गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हे रब, तूने हमें सड़क पर ला दिया। भैया मेरे हाथ सुन हो रहे हैं। प्रीति बेहोश हो रही है ठंड से। हमें कहीं रुकना होगा। यहां नहीं रुक सकते राजू। यहां रुके तो खून जम जाएगा। पत्थर खदान की तरफ चलो। वहां शायद कोई शेल्टर बचा हो। गौतम, वो देखो, नीलम काकी और सुहानी भी अपने घर से बाहर भाग रहे हैं। पूरा मोहल्ला बेघर हो गया है। नीलम और सुहानी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। सब एक साथ एक झुंड बनाकर चलते हैं। चाचा, आगे रास्ता बंद है। लैंडस्लाइड हुआ है। हम पत्थर खदान तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या करें? क्या यहीं मर जाए? मैंने अपने परिवार को बचाने का वादा किया था मीरा। आज मैं हार रहा हूं। नहीं गौतम, एक मजदूर पत्थर तोड़ सकता है तो रास्ता भी बना सकता है। तुम हार नहीं मान सकते। याद है, तुमने एक बार बताया था कि उस पुरानी रेतीली पहाड़ी के पास एक दरार है जहां से अजीब हवा आती है। हाँ, लेकिन वो तो वीरान है। वहां सांप बिच्छू हो सकते हैं। अरे ओए, बाहर बर्फ के राक्षस से मरने से अच्छा है अंदर सांप के साथ समझौता कर ले। चलो उधर ही। वे मुश्किल से चलते हुए एक विशाल चट्टान के पास पहुंचते हैं। वहां एक संकरी सी गुफा का मुंह एंट्रेंस है, जो पत्थरों से आधा ढका हुआ है। यही है वो जगह। गौतम,
राजू, पत्थर हटाओ। पुरुष पत्थर हटाने लगते हैं। जैसे ही एक बड़ा पत्थर हटता है, अंदर से एक हल्की गर्म हवा का झोंका मीरा के चेहरे पर लगता है। रुको, क्या तुम लोगों ने महसूस किया? क्या दीदी? हवा, ये हवा ठंडी नहीं है, ये तो गुनगुनी है। अरे हाँ, ये तो जैसे तंदूर की पास वाली हवा हो। जल्दी करो, रास्ता बड़ा करो। वे सब रेंगते हुए उस संकरी गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर बाहर का शोर एकदम बंद हो गया है। अंदर गहरा सन्नाटा है। मीरा कांपते हाथों से माचिस जलाती है और लालटेन को रोशन करती है। रोशनी फैलते ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये एक साधारण गुफा नहीं है। ये रेतीले पत्थरों से बनी है और जमीन के नीचे से भाप की पतली लकीरें निकल रही हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो जैकेट उतारने का मन कर रहा है। ये क्या जादू है? बाहर यमराज खड़ा है और अंदर स्वर्ग। ये जियोथर्मल गर्मी है मीरा। मैंने सुना था कि हमारी जमीन के नीचे गर्म चश्मे हैं। ये पहाड़ खोखला है और नीचे की गर्मी इन रेतीले पत्थरों को गर्म रखती है। हाय, मैं तो वारी जावा। मेरी कमर का दर्द तो लेटने से ही ठीक हो गया। ओए राजू, अब मैं यही रहूंगी, चाहे तुम लोग महल बना लो। दादी, ये गुफा है, महल नहीं। नहीं राजू, अगर हम चाहें तो ये महल बन सकता है। हमारा घर टूट गया है, पर हमारा मोहल्ला अभी जिंदा है। हम सब यही रहेंगे। यहाँ इन पत्थरों के बीच? हाँ, देखो, यहाँ जगह बहुत है। वो कोना रसोई बनेगा, वो ऊंचा हिस्सा सोने के लिए, और बीच में हम सब साथ बैठेंगे। ये हमारा जुगाड़ू गरम मोहल्ला होगा। अगले कुछ दिन बैकग्राउंड में थोड़ा तेज ऊर्जावान लोक संगीत बज रहा है। राजू और गौतम बड़े पत्थरों को हटाकर जगह साफ कर रहे हैं। औरतें अपनी पुरानी साड़ियों और चादरों को रस्सियों पर टांगकर कमरे बना रही हैं। रंग बिरंगी साड़ियां गुफा को एक कलात्मक रूप दे रही हैं। सुहानी और बच्चे छोटे छोटे कोनों में मोमबत्तियां और तेल के दिए लगा रहे हैं, जिससे रेतीली दीवारों पर सुनहरा रिफ्लेक्शन आ रहा है। नीलम और दादी एक प्राकृतिक पत्थर के स्लैब पर चूल्हा बना रही हैं। गौतम बाहर से टूटे हुए घर के दरवाजे लाता है और उन्हें टेबल के रूप में सेट करता है। संगीत धीमा होता है। शाम का समय है। पूरा मोहल्ला, करीब 15 से 20 लोग गुफा के बीच में अलाव के बिना ही सिर्फ जमीन की गर्मी में बैठा है। हवा बाहर से आ रही है और गर्मी नीचे से। वेंटिलेशन और हीटिंग दोनों का इंतजाम कुदरत ने किया है। इस जगह का नाम क्या स्टेप्टे? गरीबों का ताजमहल? नहीं दादी, गरम मोहल्ला, क्योंकि यहाँ सिर्फ हवा गरम नहीं है, हमारे दिल भी जुड़े हुए हैं। बाहर अभी भी मौसम खराब है। काव्या और अंकुश अपने गाइड सोहन के साथ भटकते हुए गुफा के मुहाने पर आते हैं। वे बर्फ से लदे हुए हैं और कांप रहे हैं। कोई है? मदद करो, ये टूरिस्ट शहर से आए हैं, रास्ता भटक गए हैं, इनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। गौतम और राजू दौड़कर बाहर जाते हैं और उन्हें सहारा देकर अंदर लाते हैं। जैसे ही काव्या और अंकुश अंदर आते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। साड़ियों के रंगीन पर्दे, दियों की रोशनी और वो सुखद गर्माहट उन्हें अचंभित कर देती है। ये क्या जगह है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? सपना नहीं बिटिया, ये गरीब का आशियाना है। लो, ये जड़ी बूटी वाला काढ़ा पी लो, रग रग में गर्मी दौड़ जाएगी। वाह, थैंक यू। सच में होटल में हीटर के सामने भी ऐसी फील नहीं आती। यहाँ तो जमीन भी गर्म है। आप लोग आराम करो, बाहर तूफान है, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। ये डेकोरेशन, ये साड़ियाँ, ये पत्थर के फर्नीचर, ये तो किसी 5 स्टार बुटीक होटल जैसा वाइब दे रहा है। सो रैस्टिक एंड रियल। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हैं? हम पे करेंगे। प्लीज, हमें उस ठंडे होटल में वापस नहीं जाना। अरे नहीं बेटा, पैसे की क्या बात है। मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। रुकिए गौतम, सुनो। मीरा गौतम को साइड में ले जाती है। गौतम, हमारे घर टूट चुके हैं। गर्मियाँ आते ही हमें उन्हें फिर से बनाना होगा। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर ये लोग खुशी से देना चाहते हैं तो ये हमारे लिए भगवान की मदद हो सकती है।
तुम सही कह रही हो मीरा, ये शायद एक नया रास्ता है। मीरा वापस मुड़ती है। ठीक है, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। हमारा गरम मोहल्ला आप सबका स्वागत करता है। 1 महीने बाद काव्या और अंकुश सोशल मीडिया पर गरम मोहल्ला के वीडियो डालते हैं। धीरे धीरे और भी टूरिस्ट आने लगते हैं। वे अपने होटलों की बुकिंग कैंसिल करके गुफा में रहने आ रहे हैं। दादी टूरिस्टों को पुरानी कहानियां सुना रही हैं और उनसे टिप्स ले रही हैं। राजू और गौतम पर्यटकों को स्टोन कार्विंग तराशना सिखा रहे हैं। महिलाएं पहाड़ी खाना बना रही हैं और परोस रही हैं। नोटों की गड्डियां जमा हो रही हैं। मीरा एक डिब्बे में पैसे रख रही है जिस पर लिखा है नया घर। बर्फ पिघल चुकी है, सूरज चमक रहा है। गौतम, मीरा और पूरा मोहल्ला गुफा के बाहर खड़ा है। उन्होंने नए पक्के घरों की नींव डालना शुरू कर दिया है। इस बार घर पत्थर और सीमेंट के बनेंगे ताकि कोई तूफान हमें तोड़ ना सके। घर ऊपर बनेंगे रहने के लिए, लेकिन वो गुफा? अरे भाभी, वो गुफा बंद थोड़ी होगी। वो तो हमारा विंटर रिजॉर्ट है। टूरिस्ट्स ने अगले साल की बुकिंग अभी से कर दी है। सही कहा। जब तक हड्डियां सलामत हैं हम ऊपर रहेंगे, और जब ठंड सताएगी तो नीचे अपने गरम मोहल्ले में दरबार लगाएंगे। बाय मीरा दी, अगले साल फिर आएंगे। मीरा हाथ हिलाती है और मन ही मन सोचती है, कुदरत ने हमें तोड़ा भी और कुदरत ने ही हमें जोड़ा भी। हमने सोचा था सब खत्म हो गया, पर वो तो एक नई शुरुआत थी। ये सिर्फ एक गुफा नहीं, ये हमारे हौसलों की वो गर्मी है जो कभी ठंडी नहीं पड़ सकती। कैमरा गुफा के प्रवेश द्वार पर जूम आउट करता है, जहां एक लकड़ी का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है गरम मोहल्ला आपका स्वागत है। हवा की तेज साय साय करती आवाज किसी रोते हुए बच्चे जैसी लग रही है। एक जर्जर झोपड़ी का दृश्य है जिसकी दीवारें कांप रही हैं। अंदर राजू, विमला और चिंटू एक फटी हुई रजाई में सिमटे हुए हैं। ये कहानी उस रात की है जब सीतापुर गांव में ठंड ने यमराज का रूप ले लिया था। हवा चाकू की तरह चल रही थी, कपड़ों को चीरकर सीधा हड्डियों में उतर रही थी। अमीर अपने पक्के मकानों में रजाई में दुबके थे, लेकिन शेर सिंह की जमीन पर मजदूरी करने वाले इन बेघर लोगों के लिए ये रात कयामत से कम नहीं थी। उनके पास ना छत थी, न दीवार और ना ही उम्मीद। बस थी तो एक दूसरे की धड़कन और वो डर कि क्या सुबह का सूरज वे देख पाएंगे। बापू, मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ में जमा दिए हों। थोड़ी आग जला दो ना बापू। विमला अपनी आंखों के आंसू पोंछती है ताकि बेटा ना देख ले और उसे अपनी छाती से और कसकर लगा लेती है। राजू, बच्चा नीला पड़ रहा है, अंगीठी बुझ चुकी है। अगर आज रात हमने कुछ नहीं किया तो शायद हम सुबह तक। क्या करूं विमला, अपनी खाल उधेड़ कर जला दूं? जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर शेर सिंह ने पहरेदार बिठा दिए हैं। एक लकड़ी उठाने पर भी हाथ तोड़ने की धमकी दी है। मैं आज फिर गया था उसके पास, गिड़गिड़ाया था उसके पैरों में। उस पत्थर दिल से उम्मीद करना बेकार है राजू। मैंने अपनी पूरी जवानी उसके खेतों में लगा दी और बुढ़ापे में उसने क्या दिया? ये एक टूटी छत जिससे मौत टपक रही है। वो हंसा, वो राक्षस हंसा मुझ पर। बोला, तुम्हारे पास किराया देने के लिए 2 रुपए नहीं है और तुम्हें मरम्मत चाहिए। अगर ठंड लगती है तो मरो, आबादी वैसे भी ज्यादा है। उस वक्त मन किया कि उसका गला पकड़ लूं, पर मैं मजबूर था। अचानक रमेश धड़धड़ाते हुए अंदर आता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। राजू भाई, अनर्थ हो गया। मेरे घर की पिछली दीवार हवा से गिर गई। सुशीला और बच्चे खुले आसमान के नीचे हैं। अगर हम यहाँ नहीं रुके तो बर्फबारी हमें मार डालेगी। उस रात उस छोटी सी कोठरी में 5 परिवार एक साथ जानवरों के झुंड की तरह एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। बाहर तूफान चीख रहा था, लेकिन उस डर के सन्नाटे में राजू के दिमाग में एक आग जल रही थी। ये आग ठंड से बचने की नहीं, बल्कि उस लाचारी को हमेशा के लिए खत्म करने की थी। उस रात उसने कसम खाई, या तो हम सम्मान से जिएंगे या संघर्ष करते हुए मरेंगे, पर अब भीख नहीं मांगेंगे। अगली सुबह चारों तरफ सफेद कोहरा है। राजू, काका और रमेश जंगल के बीहड़ रास्ते पर कुछ सूखी लकड़ियां या कोई आश्रय खोजने निकले हैं। वे ठिठुर रहे हैं। उम्मीद की तलाश में वे गांव से दूर उस वीराने में निकल गए जहां लोग जाने से डरते थे। वहां
सूखी झाड़ियों के बीच एक विशालकाय प्राचीन बरगद और ओक का मिला जुला पेड़ खड़ा था, जैसे कोई बूढ़ा संतरी सदियों से जंगल की रखवाली कर रहा हो। और उसी पेड़ ने उन्हें वो रास्ता दिखाया जो उनकी तकदीर बदलने वाला था। बस अब और नहीं चला जाता राजू, लगता है यहीं प्राण निकलेंगे। अरे रुको, वो देखो, उस पेड़ की जड़ों से धुआं क्यों निकल रहा है? कहीं आग तो नहीं लगी? नहीं काका, वो धुआं नहीं, भाप है, जैसे गर्म पानी से निकलती है। अरे देखो, वहां से खरगोश और एक नेवला बाहर निकल रहे हैं और वो कांप नहीं रहे, वो तो मजे में अंगड़ाई ले रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तीनों दौड़कर उस विशाल पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ का तना खोखला है और नीचे एक प्राकृतिक गुफा का मुंह है। राजू हिम्मत करके अपना हाथ गुफा के अंदर डालता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, डर से सुकून में। हे भगवान, काका, रमेश, अपना हाथ अंदर डालो, जल्दी। अरे बाप रे, ये तो चमत्कार है। बाहर बर्फ गिर रही है और अंदर तो जैसे रजाई जैसी गर्मी है। ये चमत्कार नहीं, धरती माँ का प्यार है बेटा। जमीन की गहराई में तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। बाहर चाहे तूफान हो, धरती का गर्भ हमेशा गर्म रहता है। जानवर हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो जमीन के नीचे अपना महल बना चुके हैं। अगर जानवर जमीन के नीचे रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? शेर सिंह ने हमसे जमीन के ऊपर की छत छीनी है। हम जमीन के नीचे अपनी दुनिया बसाएंगे। ये एक पागलपन भरा विचार था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। राजू की आंखों में अब लाचारी नहीं, एक इंजीनियर वाली चमक थी। उसे अपना जुगाड़ मिल चुका था। पेड़ के पास पूरा गांव इकट्ठा है। माहौल में एक अलग जोश है। काम शुरू होता है। राजू, जमीन के नीचे अंधेरा होगा, सांस कैसे लेंगे? कहीं ऊपर से मिट्टी धंस गई तो हम सब वही दब जाएंगे। ये रिस्की है। रिस्क तो उस टूटी झोपड़ी में भी था विमला। देखो, हम देसी दिमाग लगाएंगे। ये पेड़ हमारी छत है। इसकी जड़ें पिलर का काम करेंगी जो मिट्टी को पकड़ कर रखेंगी। हम जड़ों को नहीं काटेंगे, उनके बीच में जगह बनाएंगे। और वो सांस लेने वाली बात? ये देखो, हम इन बांसों को गुफा की छत से बाहर निकालेंगे। एक बांस से ताज़ी हवा अंदर आएगी और दूसरे बांस से चूल्हे का धुआं बाहर जाएगा। इसे कहते हैं प्राकृतिक चिमनी। और दीवारों की ठंडक? हम दीवारों पर सूखी घास और गोबर मिलाकर लेप लगाएंगे। वो सूखने के बाद थर्मल इंसुलेशन बन जाएगा। अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। फिर शुरू हुआ अस्तित्व का महायुद्ध। दिन में वे शेर सिंह के खेतों में काम करते ताकि किसी को शक न हो, और रात होते ही मशालों की रोशनी में वो अपनी नई दुनिया खोदते। न मशीन, न सीमेंट, न ईंट। उनके औजार थे कुदाल, पत्थर और न टूटने वाला हौसला। बच्चों ने जंगल से सूखी काई इकट्ठा की गद्दे बनाने के लिए। औरतों ने मिट्टी के दिए बनाए और मर्दों ने जमीन का सीना चीरकर एक बड़ा हॉल तैयार किया। 4 रातों की अथक मेहनत के बाद वो जुगाड़ू महल तैयार था। बाहर भयंकर तूफान चल रहा है। हवा की डरावनी आवाजें आ रही हैं, लेकिन दृश्य अब जमीन के नीचे का है। दृश्य बहुत सुंदर है। जमीन के नीचे एक बड़ी गुफा है। दीवारों पर मिट्टी का लेप है। जगह जगह जड़ों पर लालटेन टंगी है। बीच में एक छोटा सा अलाव जल रहा है। बांस के पाइप से धुआं ऊपर जा रहा है। माँ, मुझे तो गर्मी लग रही है। हाँ, क्या मैं टी शर्ट में बैठ सकता हूँ? हाँ बेटा, आज तुझे जितनी चाहे उतनी गर्मी मिलेगी। राजू देखो, आज पहली बार चिंटू के हाथ ठंडे नहीं हैं। आज पहली बार उसे डर नहीं लग रहा। और देखो दीदी, लकड़ी भी कम जल रही है। यहाँ हवा नहीं है ना, तो थोड़ी सी आग भी पूरे कमरे को गर्म कर रही है। बाहर वो हवा राक्षसों की तरह चीख रही है, पर यहाँ कितना सन्नाटा है। शेर सिंह अपने मखमली गद्दों पर भी आज कांप रहा होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है पर सुकून नहीं। और हमारे पास ये मिट्टी है, ये जड़ें हैं और हम सब का साथ है। इसे कहते हैं असली घर। सच में भाई, इसे कहते हैं जुगाड़। हम जमीन के अंदर हैं, पर हमारा हौसला आसमान पर है। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी। उन्होंने भरपेट खाना खाया, लोकगीत गाए और बिना किसी डर के सोए। उस पेड़ की जड़ों ने उन्हें वो सुरक्षा दी जो बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दे सकती थी। कुछ हफ्तों बाद शेर सिंह को शक होता है, क्योंकि गांव वाले अब बीमार नहीं पड़ रहे और उनके चेहरों पर चमक है। वो अपने गुंडों के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने आता है। शेर सिंह हैरानी और गुस्से से जब वो देखता है कि जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा है।
ये क्या तमाशा है? तुम लोग जमीन के नीचे छिपे हो, चूहों की तरह। बाहर निकलो। राजू, काका और पूरा गांव बाहर निकलता है। इस बार उनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास है। वे सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलते हैं। तुमने मेरी जमीन पर यह क्या बना रखा है? यह गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसे तुड़वा दूंगा। तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। आप मालिक हैं, पुलिस बुला सकते हैं, लेकिन पुलिस भी जब देखेगी कि आपने हमें टूटी छतों के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया था और हमने अपनी जान बचाने के लिए ये जुगाड़ किया, तो कानून किसकी तरफ होगा? और सुनिए मालिक, ये पेड़ और ये जंगल किसी की जागीर नहीं है। हमने पेड़ को काटा नहीं, उसका सहारा लिया है। हमने प्रकृति का सम्मान किया है, इसलिए प्रकृति ने हमारी रक्षा की। अब हम आपके रहमो करम के मोहताज नहीं हैं शेर सिंह जी। हम जंगल से जड़ी बूटियां और शहद इकट्ठा करके शहर में बेच रहे हैं। हमारी कमाई भी हो रही है और बचत भी। अब हमें आपकी टूटी झोपड़ियों की जरूरत नहीं। तुम लोग मुझसे जबान लड़ा रहे हो। ये जबान लड़ाना नहीं, ये स्वाभिमान है मालिक। आपने सोचा था हम ठंड में मर जाएंगे और आप हमारी लाशों पर खेती करेंगे, लेकिन आपने हमें ये सिखा दिया कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। शेर सिंह ने उनकी आंखों में देखा। वहां उसे वो डर नहीं दिखा जो उसे ताकतवर बनाता था। वहां एक जीत थी। वो समझ गया कि जिन लोगों ने प्रकृति को अपना दोस्त बना लिया, उन्हें कोई जमींदार नहीं हरा सकता। वो अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। सर्दियां बीत चुकी है, वसंत ऋतु आ गई है, सूरज चमक रहा है। गांव वाले अब अपनी खुद की खरीदी हुई जमीन पर पक्के मकान की नींव रख रहे हैं। याद रखना रमेश, दीवारें मोटी बनाना, बिल्कुल उस गुफा की तरह, और वेंटिलेशन वही बांस वाला सिस्टम रखेंगे। बापू, क्या हम उस ट्री हाउस को बंद कर देंगे? नहीं बेटा, वो हमारा स्मारक है। हम उसे साफ रखेंगे। अगर कभी कोई मुसाफिर, कोई परदेसी या कोई बेघर जानवर ठंड में ठिठुरता हुआ आएगा, तो वो पेड़ उन्हें भी वैसी ही माँ की ममता देगा जैसी हमें दी थी। सही कहा। उस पेड़ ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, रोने से कुछ नहीं होता। एक जुगाड़, थोड़ी हिम्मत और एकता, बस यही काफी है किसी भी तूफान को हराने के लिए। और इस तरह सीतापुर के उन साधारण गांव वालों ने एक असाधारण कहानी लिख दी। उन्होंने साबित कर दिया कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, हौसलों से बनते हैं। जहां चाह होती है वहां राह, और जहां पहाड़ जैसी मुसीबत होती है वहां गांव वालों का जुगाड़ होता है। दुनिया की नजरों से छिपा पहाड़ों पर लटकता हुआ एक अनोखा गांव था, जूलवान गांव। पानी का बहाव हर दिन तेज होता जा रहा है। इस बार प्रकृति कोई चेतावनी दे रही है। सुप्रभात देवराज बाबा, आज भी आप इतनी सुबह उठ गए? किसे चेतावनी दे रही है प्रकृति? सुप्रभात बेटी। प्रकृति जब भी कुछ कहती है तो हम सबके लिए कहती है। देखो, नदी अशांत है, हमारे खेतों की उपज भी कम हो गई है। ये स्थिरता एक भ्रम है अद्विका। आप सही कह रहे हैं, मैंने भी महसूस किया है। लेकिन इस सुंदर गांव में भला क्या चुनौती हो सकती है? यही तो चुनौती है बेटी। सुंदरता हमें लापरवाह बना देती है। हमें जागना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देवराज बाबा, अद्विका, क्या बात चल रही है? हाँ बाबा, बताइए, क्या कोई नया काम है? मैं और कबीर भैया सब कर लेंगे। रोहन, शांत रहो, बड़ों को बात करने दो। बाबा, लकड़ियां अब और दूर जाकर लानी पड़ रही हैं। जंगल घना होता जा रहा है और जानवर भी कम दिख रहे हैं। हर तरफ से संकेत मिल रहे हैं कबीर। हमें एक योजना बनानी होगी। शाम को पंचायत बुलाओ, सभी से बात करनी होगी। शाम को देवराज के घर के सामने बने चबूतरे पर गांव की पंचायत बैठी है। मेरे प्यारे गांव वालों, संकट हमारे दरवाजे पर है। भोजन की कमी और नली का बढ़ता खतरा। हमें इसका समाधान खोजना होगा। एक समाधान है। सरस्वती देवी ने हमें एक पुराना रास्ता दिखाया है। हमारी पूर्वजों ने जीवन के अमृत को खोजकर गांव को बचाया था। हमें भी 3 चोटियों के पार उस चमत्कारी पत्थर को खोजना होगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक कहानी है। क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? ये पागलपन है। तुम बच्चों को मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो अद्विका। क्या तुम सब भूल गए कि 10 साल पहले क्या हुआ था? मेरे पति भी ऐसे ही गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। लीला,
कहानियां ही हमारा इतिहास है। वे हमें रास्ता दिखाती हैं। तुम्हारे पति एक बहादुर इंसान थे, लेकिन डर हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कैसा रास्ता जो मौत की ओर जाता है? मैं अपने इकलौते बेटे को किसी कहानी के पीछे जान देने नहीं दूंगी। लीला काकी, मैं आपके डर का सम्मान करता हूँ, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठने से क्या होगा? अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल पूरा गांव भूखा मरेगा। मैं इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी जाऊंगा कबीर भैया के साथ। मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हारा उत्साह अच्छा है रोहन, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। इसके लिए अनुभव चाहिए। कबीर और अद्विका इसका नेतृत्व करेंगे। अर्जुन और माया, क्या तुम साथ दोगे? हाँ बाबा, मैं जाऊंगा। मैं भी चलूंगी। मेरा जड़ी बूटियों का ज्ञान शायद काम आए। हाँ, तो तुम सबने तय कर लिया है, जाओ। लेकिन याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। लीला गुस्से में वहां से चली जाती है। ठीक है, कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम चारों इस यात्रा पर निकलोगे। अगली सुबह पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। इसमें कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं। ये तुम्हें शक्ति देंगी। धन्यवाद देवी, हम जल्दी ही लौटेंगे। बेटा, सबकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप चिंता न करें बाबा। जैसे ही वे गांव के आखिरी पुल को पार करते हैं, रोहन चुपके से उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है। 2 दिन जंगल में चलने के बाद थकान उन पर हावी होने लगी थी। ये जंगल बहुत घना है। हम कहीं खो तो नहीं गए? नहीं, 3 चोटियां यहीं कहीं होनी चाहिए। देखो, ये जंगली भेड़ियों के निशान हैं। मतलब हम सही दिशा में हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक सरसराहट होती है। कबीर तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। झाड़ियों से रोहन निकलता है। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं भी गांव के लिए कुछ करना चाहता था। अब कोई चारा नहीं है, इसे हमारे साथ ही रहना होगा। लेकिन रोहन, तुम मेरी हर बात मानोगे, समझे? कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक संकीर्ण गुफा तक पहुंचते हैं। अंदर वे एक टूटे हुए लकड़ी के पुल तक पहुंचते हैं। देखो, लकड़ियाँ कितनी सड़ चुकी है। ये पुल कभी भी गिर सकता है। मैं पहले जाता हूँ, सब एक एक करके आना। रोहन, तुम सबसे आखिर में। कबीर, अद्विका और माया पुल पार कर लेते हैं। जब अर्जुन पार कर रहा होता है तो उसका पैर फिसलता है, लेकिन कबीर उसे खींच लेता है। अंत में रोहन की बारी आती है। वो डरते डरते आगे बढ़ता है। तभी पुल का एक हिस्सा टूट जाता है और रोहन नीचे लटक जाता है। भैया बचाओ! रोहन, घबराना मत, हाथ मत छोड़ना। कबीर और अर्जुन मिलकर रस्सी फेंकते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींच लेते हैं। देखा तुमने, तुम्हारी एक गलती हम सबको मुश्किल में डाल सकती थी। मुझे माफ कर दो भैया। अब जो हो गया सो हो गया। शुक्र है तुम सुरक्षित हो। चलो आगे बढ़े। गुफा में और आगे जाने पर वे एक बड़े कक्ष में पहुंचते हैं, जहां एक नीला पत्थर चमक रहा था। इस रोशनी को देखकर मेरी सारी थकान जैसे चली गई। इसकी चमक फीकी लग रही है। सरस्वती देवी ने कहा था कि इसे पुनर्जीवित करना पड़ता है। पुनर्जीवित? वो कैसे? हमें एक अनुष्ठान करना होगा, 5 तत्वों की ऊर्जा और हृदय के विश्वास से। माया के निर्देशों के अनुसार वे अनुष्ठान करते हैं। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे पत्थर की नीली चमक तेज होने लगती है और पूरे कक्ष को अपनी रोशनी से भर देती है। अब हमें जल्दी से जलमार्ग बनाने का काम शुरू करना होगा। वे पूरी लगन से काम में जुट जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से नदी के गरजने की तेज आवाज सुनाई देती है। नहीं, बाढ़! नदी में बाढ़ आ गई है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरी माँ सही थी। हिम्मत मत हारो अर्जुन, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमें जलमार्ग को गुफा के भीतर से ले जाना होगा। ऊपरी हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। ये एक खतरनाक विचार था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे अपनी जान की परवाह किए बिना काम करते रहते हैं और अंततः एक नया सुरक्षित जलमार्ग बनाने में सफल हो जाते हैं। जुलवान गांव में बाढ़ की खबर से हाहाकार मचा हुआ था। तभी गांव के छोर पर बने जलमार्ग से पानी की पहली धार बहती हुई आती है। पानी के पीछे पीछे 5 थके हारे लेकिन विजयी होकर लौटते हैं। वे लौट आए, वे सफल हो गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है।
लीला दौड़कर अर्जुन को गले लगा लेती है। मेरे बेटे, तू जिंदा है, मुझे माफ कर दे, मैं डर गई थी। मैं ठीक हूं मां, हम सब ठीक हैं। हमने कर दिखाया। बाबा, मैं माफी चाहता हूं। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तुमने गलती की, लेकिन तुमने उससे सीखा भी। तुमने साहस दिखाया, लेकिन अब तुम धैर्य का मतलब भी समझ गए हो। तुम सबने हमारे पूर्वजों की विरासत को जिंदा रखा है। गांव वालों से ये पानी केवल हमारी प्यास नहीं बुझाएगा, ये हमारे गांव की एकता का प्रतीक है। जब तक हम एक साथ हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।